चैप्टर 31। उसी दिन दो कारें लॉग बीच माल पर खड़ी थीं। एक कार कोनी उसकी माँ, उसके पति, उसके दोनों बच्चों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी। कॉलो रिजी का परिवार छुट्टियां मनाने के लिए वेगास जा रहा था। कोनी के विरोध के बावजूद माइकेल ने वह आदेश दे दिया था। उसने ये समझाने की कोशिश नहीं की थी कि कार्लोन बार्जिनी मीटिंग से पहले वह सबको वहां से भेज देना चाहता था। वास्तव में मीटिंग भी बड़ा गुप्त रहस्य था। परिवार में हर किसी को उसके बारे में पता नहीं था। दूसरी कार के ऑन राहे बच्चों के लिए थी जो न्यू हैम्पशायर में अपने पिता के पास जा रही थी। माइकेल कहीं नहीं जा रहा था क्योंकि उसका माल पर रहना आवश्यक था। पिछली रात माइकेल ने कॉलो को भी सूचना भेज दी थी कि कुछ दिनों के लिए माल पर उसका रहना आवश्यक है और यह कि वह अपने पत्नी बच्चों के पास एक सप्ताह के अंत में जा सकता था। कोनी को बहुत क्रोध आया था। उसने अपने भाई से फोन पर बात करने की कोशिश की थी लेकिन वह नगर में गया हुआ था। अब भी उसकी दृष्टि माल पर उसे तलाश कर रही थी लेकिन वह टॉम हेगन के साथ बातचीत कर रहा था और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। कोनी ने कार में बैठने से पहले कॉलो का चुंबन लिया और कहा, यदि 2 दिन में तुम यहाँ न पहुँचे तो मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगी। मैं अवश्य पहुँच जाऊंगा। कॉलो ने मुस्कराकर उसे आश्वासन दिया। माइकेल तुम्हें क्यों रोक रहा है? उसने चिंतित भाव से पूछा। कॉलो ने कंधे हिलाकर कहा, वह मुझे कोई विशेष काम सौंपने का वादा करता रहा है। शायद वो उसी बारे में कुछ बात करना चाहता हो। उसने संकेत तो कुछ ऐसा ही किया था। कॉलो को उस रात बार्जिनी से निश्चित मुलाकात की कोई सूचना नहीं थी। कोनी ने हाँ कहा। कार वहां से रवाना हो गई। पहली कार चली जाने के बाद ही अपने बीवी बच्चों से विदा लेने के लिए माइकेल वहां आया। कार्लोन ने भी आकर उनसे विदा ली। अंत में वह दूसरी कार भी वहां से चली गई। कॉलो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 2 दिन से ज्यादा नहीं रोकूंगा, माइकेल ने कहा। मुझे कोई एतराज नहीं, कॉलो जल्दी से बोला। बहुत अच्छा, तुम फोन के पास ही रहना। जब तुम्हें समय होगा मैं तुम्हें बुला भेजूंगा। ओ के, कॉलो बोला। वह अपने घर में आ गया। उसने एक विस्की की बोतल निकाल ली और टेलीफोन के पास बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। उसे बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दोपहर बाद और कारें वहां पहुंचने लगीं। उसने एक कार में से क्लेमेंजा को और थोड़ी देर बाद एक अन्य कार से टेसियो को निकलते देखा। दोनों माइकेल के घर में चले गए। क्लेमेंजा थोड़ी देर बाद वहां से चला गया लेकिन टेसियो दिखाई नहीं दिया। कॉलो ने सैर के लिए माल का एक चक्कर लगाया। वहां रखे गए सभी सुरक्षा गार्डों को वह जानता था और अधिकतर से तो उसकी मित्रता भी थी। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस दिन उसका एक भी परिचित गार्ड वहां मौजूद नहीं था। वे सब उसके लिए अजनबी थे। इससे भी आश्चर्य की बात यह थी कि गेट पर खुद रोक लेम्पोन तैनात था और कॉलो खूब जानता था कि अगर कोई असाधारण बात नहीं होने वाली थी तो इतनी मामूली ड्यूटी के लिहाज से परिवार में रोको का महत्व ऊंचा था। रोको उसे देखकर मैत्रीपूर्ण भाव से मुस्कुराया। कॉलो चिंतित हो उठा, अरे तुम तो डॉन के साथ सैर के लिए जाने वाले थे। कॉलो ने कंधे झटकाए। माइकेल ने मुझे 2 दिन और यहाँ रुकने के लिए कहा है। उसे मुझसे कोई काम है। मुझसे भी काम है उसे, रोको लैम्पोन बोला। फिर कहने लगा, मैं गेट की सुरक्षा करूंगा। ठीक है भाई, वो बॉस है। उसके स्वर में ऐसा भाव था जैसे माइकेल को अपने पिता जितना योग्य भी न समझता हो। कॉलो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। माइकेल जानता है वह क्या कर रहा है, वह बोला। रोको ने वह झिड़की शांति से स्वीकार कर ली। कॉलो वापस अपने घर लौट आया। सचमुच कोई बात थी लेकिन रोको को भी पता नहीं था कि क्या बात थी। अपनी ड्राइंग रूम की खिड़की से माइकेल ने कॉलो को माल पर घूमते हुए देखा। हेगन उसके लिए एक ब्रांडी की बोतल ले आया। माइकेल ने बड़े कृतज्ञतापूर्ण तरीके से गिलास ले लिया और उसकी चुस्कियां लेने लगा। हेगन धीरे से बोला, माइकेल अब जाओ, समय हो गया है। माइकेल ने आह भरी, काश समय इतनी जल्दी न बीत गया होता। काश बड़े लोग कुछ समय और जिंदा रहते। कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अगर मैं नहीं गिरा तो कोई नहीं गिरा। तुमने सब प्रबंध ठीक किए हैं।
माइकेल खिड़की के पास से घूमा। अधिकतर योजना बड़े लोगों की बनाई हुई है। मुझे नहीं पता था कि डॉन इतना होशियार आदमी था। लेकिन शायद तुम्हें पता था। उस जैसा कोई नहीं, हीगन बोला, लेकिन सब सिलसिला सही है। इसलिए तुम चिंता मत करो। देखते हैं क्या होता है। टेसियो और क्लेमेंजा आ गए। हीगन ने हाँ कहा। माइकेल ने अपना ब्रांडी का गिलास खाली किया। क्लेमेंजा को मेरे पास भेज दो। मैं उसे स्वयं निर्देश दूंगा। टेसियो से मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। उसे केवल इतना कह दो कि बार्जिनी से मिलने उसके साजने के लिए मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद क्लेमेंजा के आदमी उसे संभाल लेंगे। हीगन हीन स्वर में बोला, टेसियो की सुरक्षा का तो कोई तरीका नहीं। कोई तरीका नहीं, माइकेल ने कहा। सफेलो नगर की एक गली में एक पिज़्ज़ा पार्लर था। उसमें लंच के समय बहुत भीड़ होती थी, लेकिन लंच के बाद वहां की भीड़ एकदम घट जाती थी। भट्टी में तैयार होने के लिए पिज़्ज़ा गर्मी भी लगे हुए थे। काउंटरमैन ने भट्टी के भीतर झोंका। पनीर अभी पिघला नहीं था और उसमें बुलबुले बनने शुरू नहीं हुए थे। वह भट्टी की तरफ से घूमा तो उसने काउंटर पर एक बहुत सख्त लगने वाले युवक को खड़े हुए देखा। उसने कहा, मुझे एक स्लाइस दो। काउंटरमैन ने एक ठंडी स्लाइस उठाए और उसे गर्म होने के लिए भट्टी में रख दिया। ग्राहक काउंटर के पास खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। तब तक स्टोव खाली हो चुका था। काउंटरमैन ने भट्टी का दरवाजा खोला और उसमें से गर्म स्लाइस निकालकर एक पेपर प्लेट पर रखा, लेकिन ग्राहक उसको पैसे देने के बजाय बड़े गौर से उसका चेहरा देख रहा था। सुना है तुम्हारी छाती पर एक बहुत शानदार गोदना गुदा हुआ है, नवयुवक बोला। तुम्हारे गिराहबान से उसका ऊपर का भाग मुझे दिखाई भी दे रहा है। जरा सा गोदना दिखाओ तो। काउंटरमैन सहम गया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पक्षाघात हो। अपनी कमीज खोलो, नवयुवक ने कहा। काउंटरमैन ने इनकार में सिर हिलाया। मेरी छाती पर कोई गोदना नहीं है। अंग्रेजी बोलने का उसका लहजा विदेशियों जैसा था। गोदने वाला मी जो है जिसकी यहाँ रात को ड्यूटी होती है। नवयुवक जोर से हंसा। वह बड़ी खतरनाक, बड़ी क्रूर, बड़ी बेहूदी हंसी थी। कमीज तो खोलो, मुझे देखने तो दो। काउंटरमैन एकाएक पीछे हटने लगा। लगता था कि वह भट्टी की बगल में स्टोव के पिछवाड़े जाना चाहता था। तभी नवयुवक ने अपना एक हाथ ऊंचा किया। उस हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने गोली चलाई। गोली काउंटरमैन की छाती में लगी। वह पीछे भट्टी के साथ जाकर टकराया। नवयुवक ने फिर गोली चलाई तो फर्श पर ढेर हो गया। नवयुवक उसके पीछे पहुंचा। उसने काउंटरमैन की कमीज सामने से फाड़ दी। उसकी छाती खून से लथपथ थी, लेकिन गोदना फिर भी दिखाई दे रहा था। उस गोदने में एक मी अपनी पत्नी के साथ उसके यार को चाकू मारता दिखाई दे रहा था। काउंटरमैन ने बड़ी कठिनाई से अपनी एक बांह ऊंची को, जैसे वह अपने आप को अगले वार से बचाना चाहता हो। नवयुवक ने कहा, फेब्रोजिया, माइकेल कार्लोन याद कर रहा था तुझे। उसने अपना पिस्तौल वाला हाथ इस प्रकार सामने ताना कि वह काउंटरमैन की खोपड़ी से कुछ ही इंच दूर रह गया। पिस्तौल से उसके सिर को स्पर्श करके फिर वह स्टार से बाहर निकल गया। समीप ही एक कार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी ओर का दरवाजा पहले से ही खुला था। उसके कार में बैठते ही कार वहां से तेजी से चली गई। गेट के समीप लगे टेलीफोन पर फोन आया, जिसे रोको लैम्पोन ने सुना। कोई कह रहा था, आपका माल तैयार है। और तुरंत एक क्लिक की आवाज के साथ लाइन कट गई। रोको एक कार में बैठकर चल दिया। उसने जोन्स बीच काजवे, वही स्थान जहां सोनी का कत्ल हुआ था, पार किया और वांटाग के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। उसने अपनी कार वहां खड़ी कर दी। वहां एक और कार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भीतर 2 आदमी बैठे थे। वे सब कार में बैठकर सनराइज हाईवे पर एक होटल के पास पहुंचे। उन्होंने कार को कंपाउंड के भीतर ले जाकर खड़ी किया। रोको लैम्पोन अपने 2 साथियों को कार में छोड़कर एक छोटे से बंगले की तरफ बढ़ा। उसके पांव की एक ही ठोकर से दरवाजा उखड़कर एक ओर जा पड़ा और रोको कमरे के भीतर कूद पड़ा। 70 वर्षीय फिलिप टाटाग्लिया नवजात शिशु की तरह निर्वस्त्र बिस्तर के पास खड़ा था, जिस पर एक युवा लड़की लेटी हुई थी। रोको ने उसके शरीर को निशाना बनाकर 4 फायर किए। फिर वह घूमा और कार की तरफ वापस दौड़कर आया।
दोनों आदमियों ने उसे वांटाग स्टेशन पर उतार दिया। वहां से अपनी कार में बैठकर वापस माल पर आ गया। वो एक क्षण के लिए भीतर माइकेल कार्लोन से मिलने गया और फिर फाटक पर अपनी पुरानी जगह जाकर खड़ा हुआ। एल्बर्ट नेरी अपनी पुलिस की पूरी वर्दी में अपने फ्लैट से बाहर निकला। नौकरी छूटने के बाद वे लोग उससे पुलिस का बिल्ला वापस लेना भूल गए थे जो उस समय उसके बहुत काम आ रहा था। रिवॉल्वर से लैस वह बड़ा वास्तविक और चुस्त पुलिस वाला लग रहा था। एक कार बाहर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें रोको लैम्पोन के 2 आदमी बैठे थे। नेरी पिछली सीट पर बैठ गया। कार वहां से रवाना हो गई। 55वीं गली और फिफ्थ एवेन्यू पहुंचकर कार एक और रुकी और नेरी बाहर निकल आया। वह एवेन्यू की तरफ चलने लगा। इतने समय बाद फिर से वर्दी पहनकर गश्त लगाते हुए चलना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वहां खूब भीड़ थी। वह चलता हुआ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के सामने स्थित रॉकफेलर सेंटर पहुंचा। फिफ्थ एवेन्यू पर उसे वह कार दिखाई दे गई जिसे वह ढूंढ रहा था। वह उस स्थान पर अकेली खड़ी थी जहां वाहन ठहराना निषेध होने का बोर्ड लगा हुआ था। नेरी ने धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। वह जल्दी पहुंच गया था। वह अपनी समन बुक में कुछ लिखने के लिए रुका और फिर कार के समीप पहुंचा। उसने हाथ में पकड़े डंडे से कार को ठकठकाया। ड्राइवर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। नेरी ने उस बोर्ड की तरफ संकेत किया जिस पर वाहन ठहराना निषेध लिखा था और ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए कहा। ड्राइवर ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। नेरी सड़क पर उतरा और ड्राइवर की खुली खिड़की की तरफ पहुंचा। ड्राइवर एक टाटा सा लगने वाला आदमी था और ऐसे आदमियों की मरम्मत का नेरी को शौक था। नेरी जानबूझकर उसका अपमान करने की नीयत से बोला, हाँ भाई, अब मैं तुम्हारे मुंह में चालान घुसेरे या हिलते हो यहाँ से? तुम अपने थाने में पता कर लो। अगर मेरा चालान करके ही खुश होना चाहते हो तो कर दो चालान। ड्राइवर ने कहा, चलते बनो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कार से बाहर घसीटकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ड्राइवर के एक हाथ में एक $10 का नोट जैसे झटके से प्रकट हुआ। उसने उस नोट को मोड़कर नेरी की जेब में डालने की कोशिश की। नेरी पीछे हट गया और उसने ड्राइवर को बाहर निकलने को कहा। ड्राइवर बाहर निकल आया। अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाओ, नेरी बोला। वह आशा कर रहा था कि ड्राइवर कार को वहां से दूर ले जाएगा, लेकिन अब उसके कार ले जाने की कोई आशा नहीं थी। अपनी आंखों की कोरों से उसने देखा कि 3 भारी भरकम आदमी प्लाजा की इमारत की सीढ़ियां उतरकर गली की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक खुद बार्जिनी था और 2 उसके अंगरक्षक थे। वे दोनों वहां से माइकेल कार्लोन से मिलने जाने वाले थे। हालांकि उसने ये सब देख लिया था, फिर भी एक अंगरक्षक समूह में से अलग हुआ और ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि बार्जिनी की कार के साथ क्या परेशानी थी। क्या बात है? उस मी ने ड्राइवर से पूछा। कोई खास बात नहीं, केवल चालान हो रहा है। यह मी पुलिस स्टेशन में नया मालूम होता है, ड्राइवर ने कहा। उसी समय दूसरे अंगरक्षक के साथ बार्जिनी वहां पहुंचा। वह चिल्लाया, क्या मुसीबत आ गई है? नेरी ने चालान काटा और ड्राइवर को उसके कागजात वापस लौटा दिए। फिर उसने अपनी समन बुक अपनी जेब में रखी और बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल ली। इससे पहले कि बाकी के 3 मी कोई हरकत भी कर पाते, उसने 3 गोलियां बार्जिनी की चौड़ी छाती में उतार दी। तब तक नेरी भीड़ में जा मिला था और भागकर उस कोने में पहुंच गया था जहां उसकी कार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। नेरी कार में बैठकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चेल्सी पार्क के करीब पहुंचकर उसने कार रोकी। उसने पुलिस वाली वर्दी उतार दी, नए कपड़े पहन लिए और समीप ही खड़ी कार में जा बैठा। 1 घंटे बाद वह माल पर सुरक्षित खड़ा हुआ माइकेल कार्लोन से बातें कर रहा था। टेसियो पुराने डॉन के घर में रसोई में बैठा कॉफी पी रहा था जब टॉम वहीं पहुंचा। माइकेल तैयार है? हीगन बोला, तुम बार्जिनी को फोन करके कह दो कि वह रवाना हो जाएं। टेसियो उठकर फोन के पास पहुंचा। उसने बार्जिनी के ऑफिस में फोन किया और बोला, हम बुकलिन के लिए रवाना हो रहे हैं। उसने फोन रख दिया और हेगन की तरफ देखकर मुस्कुराया, आशा है माइकेल आज हमारे लिए कोई अच्छा माल खरीद कर दिखाएगा। हेगन गंभीर स्वर में बोला, क्यों नहीं, जरूर। फिर वह टेसियो के साथ माइकेल के घर पहुंचा। दरवाजे पर एक अंगरक्षक ने उन्हें रोका।
बॉस कहता है कि वो अलग कार से आएगा, वह कहता है कि तुम दोनों आगे चलो। टेसियो सकपकाया और हेगन की तरफ घूमा। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो सारा प्रबंध गड़बड़ हो जाएगा। उसी क्षण 3 और अंगरक्षक उसके आसपास दिखाई दिए। हेगन धीरे से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता टेसियो। पलक झपकते सेनापति सब कुछ समझ गया। उसने वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। एक क्षण के लिए वह विचलित हुआ और फिर संभल गया। वह हेगन से बोला, माइकेल से कह देना जो कुछ मैंने किया व्यवसाय के लिए किया। मैं उसे हमेशा पसंद करता रहा हूँ। हेगन ने सहमति से सिर हिलाया। टेसियो एक क्षण ठिठका और फिर धीरे से बोला, टॉम क्या तुम मुझे बचा सकते हो? पुरानी दोस्ती के नाते ही। हेगन ने इनकार में सिर हिलाया, मैं नहीं बचा सकता। उसने टेसियो को अंगरक्षकों द्वारा घेरा जाते और कार की तरफ ले जाते देखा। वह विचलित हो उठा। टेसियो कार्लोन परिवार का सबसे कुशल सेनापति था। डॉन कार्लोन ने लूका ब्रासी के बाद अगर किसी पर पूरा विश्वास किया था तो वह टेसियो था। किसने दुख की बात थी कि इतने बुद्धिमान आदमी ने अपनी जिंदगी के उस दौर में निर्णय करने में इतनी बड़ी गलती थी। कॉलो रीजी, जो अभी भी माइकेल कार्लोन से मुलाकात होने की प्रतीक्षा कर रहा था, उतना आवागमन देख देखकर परेशान हो रहा था। प्रत्यक्षतः कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी और लगता था कि उसे उसमें शामिल नहीं किया जा रहा था। बड़े उतावलेपन से उसने माइकेल को टेलीफोन किया। एक अंगरक्षक ने फोन का उत्तर दिया। उसने उसे माइकेल का संदेश दिया कि अभी वह शांत रहे, वह जल्दी ही उसे बुलाएगा। टेसियो ने रिसीवर रखा और शांत बैठ गया। माइकेल से बातें करके वह नगर में अपनी रखेल से मिलने जाना चाहता था और उसे देर हुई जा रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कॉलो ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। एकाएक भय से जैसे उसके प्राण ही निकल गए। दरवाजे पर माइकेल कार्लोन खड़ा था और एक ऐसा यमदूत लग रहा था जैसा उसने अक्सर सपनों में देखा था। माइकेल के पीछे हेगन और रोको लैम्पोन खड़े थे। सबके चेहरों पर ऐसे गंभीर भाव थे जैसे वे किसी बहुत घनिष्ठ मित्र को कोई बहुत बुरी खबर सुनाने आए हों। तीनों बिल्डिंग में दाखिल हुए। कॉलो रीजी उन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। वह पहला झटका बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे यूं लग रहा था जैसे अभी उसे दिल का दौरा पड़कर हटा हो। फिर माइकेल के शब्दों ने तो जैसे उसकी जान ही निकाल ली। तुम्हें सांतिनो की मृत्यु का बदला देना है, माइकेल बोला। कॉलो ने जवाब न दिया। उसने कुछ ऐसा प्रकट किया जैसे बात उसकी समझ में न आई हो। हेगन और लैम्पोन परे हट गए और विपरीत दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। अब वो और माइकेल आमने सामने थे। बार्जीनी परिवार के लिए सोनी की मौत का मुकाबला तुमने किया था, माइकेल भावहीन स्वर में बोला। वह जो नाटक तुमने मेरी बहन के साथ किया था, क्या बार्जीनी परिवार के यह विश्वास दिलाने पर किया था कि उससे कोई कार्लोन जाएगा और उसे कुछ पता नहीं चलेगा? कॉलो की भय से घिघी बढ़ गई। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हैं। माइकेल मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, प्लीज माइकेल मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। माइकेल धीरे से बोला, बार्जीनी मर चुका है, फिलिप टाटाग्लिया भी मर चुका है। मैं परिवार के सारे पुराने हिसाब आज रात चुका देना चाहता हूँ। इसलिए यह मत कहो कि तुम निर्दोष हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। हेगन और लैम्पोन आश्चर्य से माइकेल की तरफ देखने लगे। वे सोच रहे थे कि माइकेल अभी अपने पिता के बराबर साहस रखने वाला आदमी नहीं था। इस गद्दार से उसका अपराध मनवाने का क्या मतलब? उसका अपराध तो पहले ही सिद्ध किया जा चुका था, लेकिन उत्तर स्पष्ट था। माइकेल अभी भी अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त नहीं था। वह अभी भी अन्याय करते डरता था। उसके मन में अभी भी सदेह का अंकुर था जिसे केवल कॉलो रीजी की आत्मस्वीकृति ही नष्ट कर सकती थी। उसे अभी उत्तर नहीं मिला था। माइकेल लगभग प्यार भरे स्वर में बोला, इतना डरो मत। तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी बहन को विधवा बना दूंगा? तुम यह समझते हो कि मैं अपने भांजों को अनाथ बना दूंगा? आखिर मैं तुम्हारे बच्चों में से एक का गॉडफादर है। नहीं, तुम्हारी सजा केवल ये होगी कि तुम्हें परिवार के साथ काम करने की इजाजत नहीं मिले। मैं तुम्हें एक प्लेन में चढ़ा दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए तुम्हारी पत्नी बच्चों के पास लास वेगास भेज दूंगा। मैं कोनी को खचर्चा भेज दिया करूंगा
और बस। लेकिन यह मत कहते रहो कि तुम निर्दोष हो। मेरी योग्यता का अपमान मत करो और मुझे क्रोध मत दिलाओ। तुमसे किसने संपर्क स्थापित किया था, टाटाग्लिया ने या बार्जिनी ने? कॉलो रीजी के मन में जीवन की आशा जाग उठी। उसे यह सोचकर बड़ी राहत अनुभव हुई कि उसकी हत्या नहीं होने वाली थी। वह बुदबुदाया, बार्जिनी। गुड गुड। माइकेल बोला, अब तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। तुम्हें एयरपोर्ट ले जाने के लिए कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सबसे पहले कॉलो दरवाजे से बाहर निकला। उसके एकदम पीछे वे तीनों आदमी थे। अब रात हो चुकी थी, लेकिन हमेशा की तरह माल कृत्रिम प्रकाश में जगमगा रहा था। एक कार वहां पहुंची। कॉलो ने देखा, वह उसकी अपनी कार थी। उसने ड्राइवर को नहीं पहचाना। कोई पिछली सीट पर हटकर बैठा हुआ था। लैम्पोन ने अगला दरवाजा खोला और कॉलो को भीतर बैठने का संकेत किया। माइकेल बोला, मैं तुम्हारी पत्नी को फोन करके सवार हो गया। उसकी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। कार वहां से चल पड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कॉलो ने ये देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि क्या वह अपने पीछे बैठे मी को जानता था। उसी क्षण पीछे बैठे क्लेमेंजा ने बड़ी होशियारी से रस्सी का फंदा कार्लो रीजी की गर्दन में डाल दिया। क्लेमेंजा ने रस्सी खींचनी आरंभ की तो फंदा कॉलो की गर्दन की खाल काटता हुआ भीतर धंसने लगा। कॉलो कांटे में फंसी मछली की तरह तड़फड़ाने लगा, लेकिन क्लेमेंजा तब तक रस्सी को कसता रहा जब तक कॉलो के प्राण नहीं निकल गए। अब कार्लोन परिवार की विजय निश्चित हो चुकी थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान क्लेमेंजा और लैम्पोन ने अपने टोलों को कहर बरसाने की खुली छूट दे दी। कार्लोन परिवार से विश्वासघात करने वालों को सजाएं दी जानी शुरू हो गईं। नेरी को टेसियो के टोले की कमान संभालने के लिए भेज दिया गया। बार्जिनी के आदमियों के व्यवसाय बंद करवा दिए गए। उसके दो बड़े महत्वपूर्ण आदमियों को मलबेरी स्ट्रीट में स्थित एक इटालियन रेस्टोरेंट में बड़ी निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। कई अन्य ऐसे ही लोगों को मौत के घाट उतार उस एक भयानक आक्रमण से माइकेल कार्लोन परिवार फिर से न्यूयॉर्क के सारे परिवारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गया। यह माइकेल कार्लोन की निश्चित विजय होती यदि उसकी बहन पागलों की तरह प्रलाप न करने लगती। कोनी अपनी मां बच्चों के साथ वेगास से तुरंत वापस लौट आई। वहां पहुंचते ही वह किसी के रोके न रुकी और सीधी माइकेल कार्लोन पर चढ़ दौड़ी। जब वह माइकेल के घर पहुंची तो उस समय वह अपनी पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में उपस्थित था। के ने आगे बढ़कर बड़ी सहानुभूति से उसके साथ बगलगीर होने की कोशिश की, लेकिन कोनी ने पहले ही अपने भाई को गालियां देनी आरंभ कर दी। हरामजादे, वह चिल्लाई, तूने मेरे पति को मारा। तूने मेरे पिता के मर जाने तक इंतजार किया ताकि कोई तुझे रोक न सके और फिर उसे मार डाला। तूने उसकी जान ली। तूने उस पर सोने के झूठे आरोप लगाए। तुझे एक क्षण के लिए मेरा ख्याल नहीं आया। तूने मेरी कुछ परवाह नहीं की। अब मैं क्या करूंगी मैं? वह विलाप कर रही थी। माइकेल के दो अंगरक्षक उसके पीछे आ खड़े हुए थे और उसके आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रही। के अंतकित स्वर में बोली, कोनी तुम अपने आप में नहीं हो। ऐसी बातें मत करो। कोनी अपनी विक्षिप्तावस्था पर नियंत्रण पा चुकी थी, लेकिन उसके स्वर में जैसे विष घुला हुआ था। तुम्हारे ख्याल से क्यों यह मुझसे ऐसे ढंग से पेश आता था? क्यों इसने कॉलो को यहाँ माल पर रखा? ये शुरू से ही जानता था कि यह मेरे पति की हत्या करने वाला था, लेकिन जब तक मेरा पिता जीवित था इसका ऐसा करने का साहस नहीं हुआ। मेरे पिता ने इसे रोक दिया होता। यह इस बात को जानता था। ये प्रतीक्षा करता रहा और फिर हमें धोखे में रखने के लिए ये हमारे बच्चे का गॉडफादर भी बना। हरामजादा, हत्यारा, तुम समझती हो तुम अपने पति को खूब जानती हो मेरे पति के साथ इसने कितने और आदमियों को हत्या की है। जरा अखबार पढ़कर देखो। बार्जिनी, टाटाग्लिया और कई मेरे भाई ने उन सब की हत्या करवाई है। उस पर फिर हिस्टीरिया जैसा दौरा पड़ने लगा था। उसने माइकेल के मुंह पर थूकने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह सूख गया था। इसे घर ले जाओ और इसके लिए डॉक्टर बुलवाओ, माइकेल बोला। दोनों अंगरक्षकों ने फौरन कोनी को बाहों से पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बिल्डिंग से बाहर ले आए। के अभी भी आतंकित खड़ी थी। वह अपने पति
से बोली, ऐसा क्यों कहा उसने? वह ऐसा क्यों समझती है, माइकेल? माइकेल ने कंधे झटकाए, वह पागल हो गई है। के ने उसकी आंखों में झांका, माइक ये सच नहीं है। कह दो कि यह सच नहीं है। माइकेल ने चिंतित भाव से इनकार में सिर हिलाया, निश्चय ही यह सच नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, केवल इस बार विश्वास करो कि यह सच नहीं है। उसने अपने जीवन में कभी इतने विश्वसनीय ढंग से कोई बात नहीं कही थी। उसने सीधे उसकी आंखों में झोंका। अपने विवाहित जीवन में उसने अपनी पत्नी का जी विश्वास आज तक किया था, वह सब उसने इस्तेमाल किया और स्नेह न प्रकट कर सकी। वह मुस्कराए और उसकी बाहों में आ गई। हम दोनों को एक जाम की जरूरत है, वह बोली। वह बर्फ लेने के लिए किचन में चली गई। वहीं से मुख्य गेट खुलने की आवाज सुनी। वह किचन से बाहर निकली तो उसने अंगरक्षकों के साथ क्लेमेंजा, नेरी और रोको लैम्पोन को भीतर आते देखा। माइकेल की उसकी तरफ पीठ थी, लेकिन वह आगे को सरक गई ताकि वह उसको देख सके। उस क्षण क्लेमेंजा ने उसके पति को आदरपूर्ण ढंग से पुकारा, डॉन माइकेल। क्लेमेंजा बोला। के ने अपने पति को उस समय रोमन बादशाहों के अंदाज में देखा। उस बादशाह को अपने साथियों की जिंदगी और मौत पर नियंत्रण रखने की दैवी शक्ति प्राप्त थी। उस समय उसके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक थी। उसके सेनापति आदरपूर्ण मुद्रा बनाए उसके सामने खड़े थे। उस क्षण के का अनुभव हुआ कि कोनी ने जो कुछ कहा था सच कहा था। वह वापस किचन में चली गई और खूब रोई।